किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ का नियम हिंदी में होगा किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम। देखिए नहीं हो रहा सर, बहुत दिक्कत हो रहा है। किरचॉफ का नियम 80% से संतुष्टि नहीं। कम बोलो तो YouTube पे देखो चल रहा है किरचॉफ का यार। नियम क्या है। किरचॉफ नाम है, किरचॉफ ने एक सिंपल सर्किट से रिलेटेड दो नियम दिए हैं। सिंपल सर्किट, सिंपल सर्किट मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट, सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट से रिलेटेड किरचॉफ ने दो नियम दिए हैं। फर्स्ट जंक्शन लॉ या करंट लॉ, दूसरा सेकेंड लूप लॉ या वोल्टेज लॉ। यानी दो नियम है किरचॉफ का। कौन कौन? जंक्शन लॉ एंड लूप लॉ। जंक्शन लॉ को करंट लॉ भी कहते हैं, जंक्शन लॉ को करंट लॉ भी कहेंगे और लूप लॉ को वोल्टेज लॉ भी कहेंगे। तो आप लिख सकते हैं देयर आर टू लॉ gives by Kirchhoff's of related to simple electric ठीक है, सर्किट। यहाँ से लगाते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट फर्स्ट, ठीक है, तो बताओ। उसका हिंदी लिखना हो तो लिख लो। देयर आर ना सर, देयर आर टू लॉ। ये बंद कर दो लिखना। देयर आर टू लॉ बोलिए सर हिंदी। by Kirchhoff by related to simple electric circuit। हिंदी में होगा साधारण विद्युत परिपथ, साधारण विद्युत परिपथ से संबंधित परिपथ बोलो सर। साधारण विद्युत परिपथ से से संबंधित किरचॉफ के द्वारा, किरचॉफ के द्वारा दो नियम दिए गए हैं। किरचॉफ के द्वारा दो नियम दिए गए हैं, दो नियम दिए गए हैं, दो नियम दिए गए हैं। फर्स्ट जंक्शन या करंट लॉ, जंक्शन या करंट लॉ एक ही चीज है। पहले इसके बारे में जब समझ लेना है जंक्शन या करंट लॉ क्या है। जंक्शन या करंट लॉ, जंक्शन के लिए होगा संधि या धारा नियम। संधि संधि या धारा, संधि या धारा नियम, संधि या धारा नियम। पहले इस नियम को लिख लेना है। लिखो, पहले लिखो इसके बारे में, इंग्लिश में लिखो। According to this law, according to this law, the algebraic sum of
the algebraic sum of total electric current at any junction is equal to 0 sigma I is equal to 0 लिखना दैट इज सिग्मा I इक्वल टू 0। सिग्मा का मतलब क्या होता है? सिग्मा क्या बताता है? योग। किसको योग? करंट को। समेशन ऑफ करंट इज इक्वल टू 0। समेशन ऑफ करंट इज इक्वल टू 0। ये कहाँ पर होता है? एट एनी जंक्शन। यानी सिग्मा I इज इक्वल टू 0 कहाँ पर? एट एनी जंक्शन। एनी जंक्शन। जंक्शन क्या है? जंक्शन किसको बोलते हैं? तो जंक्शन एक पॉइंट होता है जहां से करंट पास करता है या वहां पर करंट आता है, या जहां से करंट का डिवीजन होता है। जहां से करंट का क्या हो जाए? डिवीजन हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? जंक्शन। जैसे मान ले एक तार यहाँ है, एक तार ये है, तो यहाँ पर क्या बना? जंक्शन बना। एक पॉइंट है, एक पॉइंट ऐसा पॉइंट है जो इन दोनों वायर को जोड़ रहा है। मान लेंगे इधर से करंट आ रहा है ऐसे, मान ली इधर से करंट आ रहा है I1, इधर से करंट आ रहा है I2, और इधर से निकल रहा है मान ले I3, और यहाँ से भी निकल रहा है I4। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम क्या बोल रहे हैं? जंक्शन। ठीक समझना, जंक्शन क्या है? जंक्शन वो पॉइंट होता है जहां से करंट को डिवीजन हो जाए, जहां से करंट अलग अलग रूट में चले जाए। जंक्शन, इसके बारे में बता रहे थे। जंक्शन और स्टेशन में क्या अंतर है? रूट निकलता है 2 या 3 लाइन में एक स्टेशन होता है, एक जंक्शन होता है। स्टेशन उसको बोलेंगे जहाँ पर 3 रूट के लाइन, जहाँ पर गाड़ी खड़ी होती है लेकिन रूट चेंज नहीं होता है। लेकिन जंक्शन वो होता है जहाँ रूट को चेंज कर जाए, रूट को चेंज हो जाए, अलग अलग डायरेक्शन में जाने के लिए रूट मिल जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? जंक्शन। जैसे गया जंक्शन है, गया से रूट चेंज होकर के पटना चला गया है, फिर मेन लाइन से गए तो हावड़ा कोलकाता चला गया है, तो गया जंक्शन है, लेकिन डेहरी अनसोन स्टेशन है। क्या वहाँ से रूट चेंज है? नहीं। जहाँ से रूट चेंज हो जाता है उसको क्या बोलते हैं? जंक्शन। सुन रहा है? एन रोड जंक्शन है। हाँ, एन रोड नहीं, स्टेशन है। रोड जंक्शन नहीं है, स्टेशन। वहाँ से रूट चेंज है। सोननगर जंक्शन है, सोननगर जंक्शन लिखता है क्योंकि सोननगर से पलामू जिला में चला गया है झारखंड में, रूट चेंज है। तो जहां से रूट चेंज हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? जंक्शन। अब वही जंक्शन ना कहता है कि किसी भी जंक्शन पर जितना करंट आता है उतना ही करंट जाता है। सिंपल सी बात है, एक जंक्शन है जहां से रूट चेंज होना है, वहां पर यदि गाड़ी आकर खड़ी हो जाए तो दूसरा गाड़ी आएगा, कोई रूट से तो टकरा जाएगा जी। तो किसी भी जंक्शन पर कोई चीज का ठहराव नहीं होता है। यदि वो ठहरता है तो किसी न किसी से टकराएगा। तो यदि यहाँ पे जंक्शन है, यहाँ पर करंट यदि रुक जाए यहाँ पर, तो इधर वाला करंट आ रहा है तो इससे टकराएगा, या इधर वाला करंट आ रहा है तो इससे टकराएगा। टक्कर होने से कहते हैं कि तार जो वायर है शॉर्ट कर रहा है, यानी करंट का फ्लो ढंग से नहीं हो रहा है, यानी सर्किट बढ़िया से बना हुआ नहीं है। सर्किट यदि बढ़िया से नहीं बनाते हैं तो समझना कि करंट का फ्लो नहीं होगा, कहीं ना कहीं क्या करता है? शॉर्ट करता है, जिसके कारण सर्किट जल जाता है। यदि हम वायरिंग किए हैं, का वायरिंग या बोर्ड बनाया है, इलेक्ट्रिक बोर्ड, बढ़िया से कनेक्शन नहीं देते हैं और करंट का सप्लाई देगा ना तो सब जलने लगता है, शॉर्ट करने लगता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि करंट को पास करने के लिए कोई रूटे नहीं मिल रहा है,
तो जंक्शन लगा लगा करके हम करंट को क्या कर सकते हैं, पास करा सकते हैं। कैसे, ये ध्यान में रखते हुए किसी भी जंक्शन पर सिग्मा आई क्या होनी चाहिए, जीरो। यानी जितना करंट आता है उतना ही करंट कहीं दूसरे रूट से जाता है। ये भी एक नियम का एक सेंटेंस है, स्टेटमेंट है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट एट एनी जंक्शन। यानी किसी भी जंक्शन पर जितना करंट आती है उतना ही करंट जाती है। तो निश्चित है कि कुल धाराओं का बीजगणितीय योग 0 हो जाएगा। मान लेते हैं इससे 10 एम्पीयर आ रहा है, 10 एम्पीयर आ रहा है, जिसमें से 8 एम्पीयर इधर चला गया और 2 एम्पीयर इधर चला गया। तो क्या यहाँ पर कोई बचा नहीं, तो कुल धारा क्या हो जाएगा, 0। तो जंक्शन समझा गया। जंक्शन किसको बोलते हैं, जहां से करंट का रूट चेंज हो जाए, करंट का डिवीजन हो जाए, उसको क्या कहते हैं, जंक्शन। जैसे जंक्शन है, संधि है। अब यदि यहाँ पर जंक्शन यदि लगाएंगे तो क्या कर सकते हैं, मान लीजिए पॉइंट ये है, एट जंक्शन ए, एट जंक्शन ए पर हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा आई इक्वल टू 0। और सिग्मा आई मतलब कुल करंट का जो बताता है, सिग्मा आई जो भी होता है सर, है सिग्मा आई 6 लिखा होता है, वो स्मॉल सिग्मा होता है, इसका समेशन बोलते हैं। तो सिग्मा आई इक्वल टू क्या होता है, 0। अब आई क्या होता है, यहाँ आई क्या बता रहा है, नेट करंट या टोटल करंट, यानी सभी को जोड़ेंगे तो I1 जोड़िए, I1 प्लस में। यहाँ पे ध्यान देना है कि जब अलजेब्रिक सम करना है, बीजगणितीय जोड़ करना है, तो प्लस माइनस 2 को जुटने चाहिए। बीजगणितीय जोड़ का मतलब क्या, प्लस और माइनस 2 में जोड़ना। तो कौन करंट को प्लस मानेंगे और कौन करंट को माइनस मानेंगे, एक नियम हम बनाएंगे। तो हम एक नियम बना लेंगे कि जंक्शन पर जो करंट आता है उसको पॉजिटिव माने और जंक्शन जो जाता है उसको नेगेटिव माने। यानी इनकमिंग करंट पॉजिटिव और आउटगोइंग करंट नेगेटिव। तो आने वाले करंट को क्या मानेंगे, पॉजिटिव। तो जाने वाले करंट को क्या मानेंगे, नेगेटिव। या जाने वाला करंट को पॉजिटिव माने तो आने वाला क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अपोजिट काम करना है। यदि अप में ट्रेन जा रही है पॉजिटिव, डाउन में आ रहा है तो नेगेटिव, या डाउन को पॉजिटिव माने क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो हम यही नियम बचाते हैं, आने वाला के प्लस। तो I1 आ रहा है, I2 भी आ रहा है, I2 ये रहा ना, I3 जा रहा है, तो उसको जोड़ेंगे जरूर, लेकिन माइनस साइन के साथ जोड़ेंगे। जाने वाला को क्या माने है, माइनस ना, प्लस I4 भी जा रहा है, तो जोड़ेंगे जरूर, लेकिन कौन साइन के साथ, इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। अब नीचे लिख रहे हैं यहाँ पर I1 प्लस I2 माइनस वाला को उधर ले जा सकते हैं, ये माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। ये भी माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो इससे क्या स्पष्ट हो रहा है, I1 प्लस I2 कुल आने वाली करंट है जंक्शन पर, यानी I1 और I2 क्या हो रहा है, आ रहा है, और I3 और I4 जा रहा है। तो आने वाली करंट बराबर जाने वाली करंट भी मिल गया हमको। यहाँ पे भी कर सकते हैं इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, ये भी कर सकते हैं। यानी आने वाली करंट बराबर जाने वाली करंट, ये भी बोल सकता है। इलाज लिखना है तो ये बोल सकते हैं। इस नियम के अनुसार किसी भी संधि पर आने वाली धारा और जाने वाली धारा आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। एट एनी जंक्शन द इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, ये बोल सकते हैं। यानी जितना करंट आता है उतना ही करंट जाता है, ये तो समझ लिए। अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव निकल के आता है, कहता है कि जंक्शन में क्या कंजर्व होता है।
क्या कंजर्व होता है? तो ऑप्शन देता है करंट, करंट, चार्ज की वोल्टेज, की एनर्जी। करंट, चार्ज का तो कंजर्व थी, करंट का तो कंजर्वेशन पढ़े नहीं है, चार्ज का कंजर्वेशन पढ़े हैं, चार्ज, इसके चार्ज कंजर्व रहेगा। हम करंट लॉ पढ़ रहे हैं तो करंट का मतलब क्या? फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज। तो चार्ज का फ्लो ही क्या कहलाता है? करंट। करंट। और चार्ज क्या होता है? कंजर्व होता है, कंजर्व होता है। वही कंजर्वेशन के कारण किसी भी जंक्शन पर करंट का जैविक सम क्या हो रहा है? जीरो। जीरो हो रहा है। तो याद रखना है जंक्शन लॉ में क्या कंजर्व होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज कंजर्व होता है, यानी संधि नियम में आवेश संरक्षित होती है। ये बार बार क्वेश्चन पूछा है, जंक्शन के नियम में या धारा के नियम में संरक्षित होता है, तो दिया रहेगा ऑप्शन में आवेश, तो सही है। तो एक नोट पॉइंट क्या आप लिख रहे हैं? नोट पॉइंट फर्स्ट, in this law the electric charge is conserved, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या रहता है? कंजर्व। इन दिस लॉ द इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड। हिंदी में होगा, इस नियम में विद्युत आवेश संरक्षित होता है। इस नियम में विद्युत आवेश संरक्षित होता है। नियम में विद्युत आवेश संरक्षित होता है। इसका उलट करके ऑब्जेक्टिव ऐसे पूछेगा, संधि का नियम किस संरक्षण पर आधारित होता है? आवेश संरक्षण किस नियम पर आधारित होता है? जंक्शन लॉ क्या बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। नियम बोले इसको? संधि नियम किस संरक्षण पर आधारित होता है? आवेश संरक्षण पर आधारित होता है। जंक्शन लॉ बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इस नियम में विद्युत आवेश संरक्षित होता है। संधि नियम किस नियम पर आधारित होता है? आवेश नियम पर। आवेश संरक्षण पर, आवेश संरक्षण नहीं। आवेश संरक्षण। आवेश बोलिए काफी नियम दे रहा है तो संरक्षित दे रहा है तो हमारा नियम में सवाल चल रहा है यूट्यूब पे। इस नियम में संरक्षित आवेश नियत होता है। संरक्षित होता है। देखो, संरक्षित एक करंट निकालना है, कैसे निकाला? तो किस पर न्यूमेरिकल देता है? ऑब्जेक्टिव है, सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तरीके से बताएगा, यहाँ पाई निकालना है, क्वेश्चन है न्यूमेरिकल है। फाइंड द current, find the current I in the given figure। दिए गए चित्र में I का मान निकालना है। तो बताओ यहाँ पे कितने जंक्शन है? दो जंक्शन है। जहाँ पर बहुत सारा वायर टूट गया तो समझ जाना वो क्या है? जंक्शन। यहाँ पे जंक्शन है, मान लो जंक्शन ए है, जंक्शन बी है। जंक्शन बी से जाने वाले करंट कितना वो निकालना है, ठीक है?
तो देखो पहले यहाँ देखेंगे, हमको तो मालूम है कि इधर जा रहा है 1 एम्पियर, 5 एम्पियर। इधर निकालना है, तो इस वायर से भी तो कोई करंट आना चाहिए। इस वायर में कितना करंट है पहले निकाल लेंगे, 7। ठीक है। 6। तो इस जंक्शन से निकलेगा, इस जंक्शन पे आने वाली करंट कितना है 4, में से 2 निकल गया, तो बाकी कितना बचा 2। तो यहाँ ठहरेगा नहीं सर। बाईपास होगा, कहीं जाएगा, तो एक उधर निकल गया, इधर जाएगा ना, एक इधर, यानी इस एक वायर एम्पियर। में, इस वायर में कितना करंट 2। यही नियम लगाया है। लॉजिक के अनुसार भी हम बना सकते हैं, नहीं तो नियम के अनुसार भी बना सकते हैं। यदि उस नियम लगाए यहाँ पर देखो, सिग्मा आई इज इक्वल टू क्या होगा 0। तो सिग्मा आई मतलब ये जंक्शन में जितना भी करंट आने वाली है जाने वाली सबको समेशन कर देना है। तो आने वाली करंट को मान रहे हैं पॉजिटिव, तो आने वाली करंट कितना है यहाँ 4 प्लस में हो जाएगा, जाने वाला माइनस है तो 2 को माइनस कर देंगे। इस ब्रांच मान ले करंट आई बन जा रहा है, जाने वाली है तो इसको भी क्या मानेंगे नेगेटिव, बराबर क्या होता है बात समझे आप। आने वाली करंट पॉजिटिव, जाने वाली करंट नेगेटिव, भी जा रहा है तो क्या होगा नेगेटिव। तो बताओ यहाँ से I1 कितना होगा 2। तो यहाँ 2 और I1 को उधर लेकर चले जाओ तो I1 कितना मिल गया माइनस कहाँ से है? ठीक है। तो ऐसे भी हम बना सकते हैं, नहीं तो लॉजिक वही है कि जितना करंट आ रहा है उतना ही करंट वहां से जाएगा, यानी किसी भी जंक्शन पर करंट का जमाव नहीं होगा, करंट का जमाव नहीं होगा। इसका मतलब जितना आता है उतना कहीं ना कहीं से मिलेगा जाएगा। तो इसमें कितना करंट मिल गया 2 एम्पियर। अब इस जंक्शन पर देखो, इस जंक्शन पर आने वाली करंट कितना हो गया 2 और जाने वाली कितना है 1। तो 2 में से वो एक चल गया तो बाकी एक इससे जाएगा, यानी आई इज इक्वल टू कितना मिल गया 1 एम्पियर। समझा। तो ऐसे नियम लगा लगा करके हम करंट का वैल्यू निकालते हैं। तो अभिषेक बोलता है हमका 2 को भी जाने वाला मान इस जंक्शन पहले देखो, तो इस जंक्शन पर क्यों इस पर देख रहे हैं, क्योंकि इस पर 2 ब्रांच में करंट दिया तो एक ब्रांच में निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखो जो इसमें दिया तो इसमें मालूम है ना है, लेकिन यहाँ पर 2 ब्रांच मालूम तो इस ब्रांच में निकाल सकते हैं करंट, निकाल सकते हैं। तो आ रहा है कितना इस जंक्शन पर 8 और जा रहा है कितना 2। तो बाकी इसमें कितना जाएगा 6 एम्पियर इसमें जाएगा, तब नहीं होगा। यहाँ 0 को बनाना है, 8 आ रहा है तो 8 जाना चाहिए, तो 2 इधर से गया और 6 इधर से गया, ये चला गया। फिर यहाँ पर आने वाली करंट 10 इधर से और 6 इधर से आ गया 16, तो 16 रहेगा नहीं ना, जाएगा किधर जाएगा इधर जाएगा, इसमें जाएगा 16 एम्पियर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इधर 2 चल गया, अब आ रहा है कितना 16, तो 16 में 2 घट के बाकी कितना इधर जाएगा 14। अब यहाँ पर देखो 2 इधर से आ रहा है 14 इधर से 16 आई मिल गया ना, यानी आई इज इक्वल टू कितना 14 प्लस 2 यानी 16। वास्तु तू कैसे बनाया था? वैसे बना था। ऐसे बनाया था, ठीक है। सब लिखने का था ना, हां उदाहरण देके समझो। चलो लूप या ये लिख के रह देना, ये 14 सेकंड ला इधर खत्म हो गया ना। हां लूप या वोल्टेज ला दूसरा है सर। according to this law सर इसका हिंदी बोल दीजिए। लूप या वोल्टता नियम, वोल्टता नियम, according to this law the sum of total voltage लाइव चली in a closed
सर्किट इज इक्वल टू 0। सिंपल याद करना, करंट ला है, करंट ला है तो करंट का समेशन क्या होता है 0। वोल्टेज ला है तो वोल्टेज का समेशन क्या होगा 0। दैट इज जी बोल सकते हैं सिग्मा भी इज इक्वल टू 0। सिग्मा भी क्या बताता है वोल्टेज, तो वोल्टेज ला सिग्मा भी 0 बताएगा, तो करंट ला सिग्मा आई 0 बताएगा। ओम्स लॉ यदि लगाएंगे यहाँ तो V बराबर क्या होता है आई आर, तो सिग्मा आई आर भी क्या होगा 0। ये याद रखो, चाहिए याद रखो। दिस इज वोल्टेज लॉ या लूप लॉ। लूप उसको बोलते हैं जो क्लोज सर्किट बनाए। क्लोज सर्किट कौन का बोलते हैं लूप। जैसे एक सिंगल वायर है तो केवल वायर है स्ट्रेट वायर, यदि वायर को मोड़ करके दोनों एंड्स को मिला दें, एक वायर को मोड़ के दोनों एंड्स को मिला दें, कोई भी नहीं कि रिंगे बने, स्क्वायर में भी उसको मिला दें, यानी किसी भी शेप में केवल उसको दोनों एंड को क्या कर दें जोड़ दें, तो एक क्लोज सर्किट बनेगा, वो क्लोज सर्किट कहलाता है लूप। ठीक है, तो वही लिखे हैं अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रेडिक सम ऑफ टोटल वोल्टेज इन ए क्लोज सर्किट is equal to 0. That is sigma B is equal to 0 और IR is equal to 0. This is voltage law या loop law। अच्छा, इसमें क्या कंजर्व होता है, इसमें क्या कंजर्व होता है ध्यान देना। ऑब्जेक्टिव में करंट लॉ में, जक्सन लॉ में चार्ज कंजर्व होता था, वोल्टेज लॉ में क्या कंजर्व रहेगा वोल्टेज। एनर्जी, वोल्टेज किसका फॉर्म है वोल्टेज किसका फॉर्म है एनर्जी का। वोल्टेज क्या करता है वोल्टेज क्या करता है एनर्जी को सप्लाई करता है, एनर्जी देता है किसको चार्ज को। चार्ज को एनर्जी देगा जिसके कारण चार्ज क्या होता है मोशन करता है, मूव करता है। यानी वोल्टेज किसी भी सेल का एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, एक सेल होते एक एनर्जी होता है जो क्या करता है चार्ज को फ्लो कराने में वर्क करता है। यानी वोल्टेज क्या करता है चार्ज को फ्लो कराने में वर्क करता है, और वर्क करने की जिसके पास कैपेसिटी है समझने की एनर्जी है। तो वोल्टेज लॉ में क्या कंजर्व रहेगा एनर्जी। या वोल्टेज लॉ किस पे बेस्ड होता है तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दिस लॉ बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नोट पॉइंट लिख लो, नोट पॉइंट। First, in this law, the energy is conserved. मत दो करा फूक देगा जादू कर देगा। The energy is conserved. इस नियम में नियम में हिंदी में इस संरक्षित होता है चार्ज। वोल्टेज लॉ में क्या कंजर्व होता है एनर्जी। कुछ न्यूमेरिकल लिख देता है हिंदी में बोलेंगे क्लियर बनाते हैं इसमें क्लियर नहीं बनाएंगे अपना रोक के लिख दीजिए। परिभाषा इस में भी लिखा है अपना रोक के, हाँ इसी रोक के लिख लीजिएगा सर। इस में बोलेंगे कि स्क्रीनशॉट ले लो तो रोक के लिखो वोल्ट का वोल्ट तो नहीं ऊर्जा संरक्षण। इस तरह का एक सर्किट दिया रहेगा। अब इस सर्किट में करंट निकालना है। क्वेश्चन कर रहा है फाइंड द फ्लो ऑफ करंट इन 6 ओम रेजिस्टेंस इन द गिवन सर्किट। यानी उसमें करंट कितना फ्लो होगा, इसका रेजिस्टेंस कितना हो 6 ओम। यानी 6 ओम रेजिस्टेंस वाले ब्रांच पे निकालना है करंट। 6 ओम रेजिस्टेंस ही ना है, यानी इसमें कितना करंट फ्लो होगा वो निकालना है। जबकि इसमें सेल लगा हुआ 2 गो, यहाँ 2 वोल्ट का लगा हुआ है,
4 वोल्ट का लगा हुआ है। सेल क्या होता है? तो करंट का सोर्स होता है, यानी जहाँ से करंट निकलता है, यहाँ से करंट निकलेगा, यहाँ से करंट निकलेगा और निकल करके पूरे सर्किट में डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी पूरे परिपथ में वितरित हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों नियम लगाएंगे किरचॉफ का, फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट ला लगा करके यानी करंट ला लगा करके करंट को पहले डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हर एक ब्रांच में, यानी जितना भी इसमें तार है सब में करंट का क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट, वितरित कर देंगे कितना किसमें करंट जा रहा है, और फिर वोल्टेज लगा करके सोल्व कर देंगे, करंट का वैल्यू निकाल देंगे। तो पहले हम करंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कौन नियम लगा करके? जंक्शन ला, करंट लगा के। तो पहले नंबर करंट कहाँ से फ्लो होता है, यानी करंट का सोर्स कहाँ है? सेल, सेल से करंट निकलेगा, ये प्लस है, अभी क्या है माइनस, वाला प्लस होता है ना, प्लस से माइनस क्यों ना करंट निकलता है। तो मान लेंगे पहला सेल इसके द्वारा करंट I1 निकला, दूसरा सेल इसके द्वारा करंट I2 निकला, और से रहता उसके द्वारा भी करंट निकलता। तो यहाँ से I2 निकला, यहाँ से I1 निकला। सर कैसे मानेंगे सर कि जंक्शन ला से जंक्शन लगाएंगे, तो जंक्शन लगा तो मान लीजिए करंट यहाँ से है ना, नाम दे देते हैं सबको, ये है कि नहीं है ना, हो गया। इसमें कितना आ जाएगा? I1। 2 ओम रेजिस्टेंस में कितना आया? I1। अब इधर वाला देखो, इधर से कितना करंट जा रहा है? I2, यानी सी जंक्शन पे कितना करंट आ रहा है? I2। यहाँ से जाएगा किसमें? सी से बी, यानी सीबी में जाएगा कितना करंट? I2 जाएगा ऐसे। अब जंक्शन बी पर देखो, जंक्शन बी पर कुल आने वाली करंट कितना हो गया? I1 प्लस I2। इधर से आ रहा है I1, इधर से जा रहा है I2, दोनों इनकमिंग करंट, इनकमिंग करंट जुट जाता है ना, तो जुट करके I1 प्लस I2, आने वाली करंट कितना हो गया? I1 प्लस I2। किधर जाएगा? जाएगा ना, रुकेगा नहीं ना, नहीं। तो इधर कितना जाएगा? I1 प्लस I2। तो इधर जाएगा I1 प्लस I2। अब I1 प्लस I2 इधर आया इस ब्रांच में, तो इधर से जा रहा है तो कहाँ पर जाएगा? जंक्शन ई पर। तो जब ई पर जाएगा तो ई पर भी ठहरेगा नहीं ना, तो कुछ इधर जाएगा कुछ इधर जाएगा। तो बताओ इधर कितना जाएगा, इधर कितना आएगा? 50-50। ये नहीं, सेल का असूल है कि जितना करंट को हम सप्लाई देते हैं उतना ही करंट वापस आना चाहिए। तो यदि I1 का सप्लाई कर रहा है तो I1 पूरा घूम घाम करके वापस आना चाहिए, यानी माइनस में कितना इंटर होनी चाहिए? I1, और इसमें माइनस में कितना होनी चाहिए? I2। यानी जो सेल जितना करंट को सप्लाई देता है उतना ही करंट वापस आना चाहिए। ये सेल का असूल है, कभी से बताते आ रहे हैं, वही भी सेल का नियम है कि जितना हम सप्लाई दे रहे हैं उतना वापस आना चाहिए। यदि उतना वापस नहीं आ रहा है तो समझ जाना कि करंट का कहीं न कहीं शॉर्ट हो रहा है, सर्किट बढ़िया नहीं है, कहीं न कहीं शॉर्ट कर रहा है, जल रहा है, लीक कर रहा है करंट का, तो गलत हो जाएगा। तो ये हम जान रहे हैं कि जितना करंट ये देता है उतना ही वापस देता है। तो यहाँ पर इस जंक्शन पर कितना करंट आ गया? I1 प्लस I2। तो इधर से कितना जाएगा? तो I1 जाएगा, अपना करंट ही ले लेगा I1, अपना करंट ही ले लेगा I2, तो कुल यहाँ भी 0 हो जाएगा करंट। तो इधर कितना करंट जाएगा जी? I1। अब इधर कितना आएगा? I2। तो बताओ यहाँ भी 0 हो गया ना करंट। तो इस तरह से हम क्या कर दिए? करंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब हमको कहाँ पर करंट निकालना है? इसे क्या कह रहा है? 6 ओम। तो 6 ओम रेजिस्टेंस है ना, इसमें कितना करंट जा रहा है? I1 प्लस I2। I1 I2 के वैल्यू मिल जाए, इसका वैल्यू मिल जाएगा, यानी I1 I2 की वैल्यू मिलने से सभी में हम करंट भी निकाल सकते हैं। सभी पूछ सकता है इसमें कितना, इसमें कितना, इसमें कितना, इसमें कितना है, I1 I2 निकाल लेंगे तो आ जाएगा आंसर। तो जंक्शन लगा के हम क्या कर चुके हैं? करंट को हर ब्रांच में डिस्ट्रीब्यूट कर चुके। इसमें कितना करंट है ये मिल गया। अब इसको सोल्व करना है, I1 I2 वैल्यू निकालना है। तो वैल्यू निकालने के लिए कौन ना लगाएंगे? लूप ला, या वोल्टेज ला सेकंड ना लगाएंगे। तो इसमें लूप खोजना होगा, लूप एक क्लोज सर्किट। इसमें कितने लूप है बताओ तुम? 2 को लूप है, 3 को भी लूप बना सकता है। तो एक बड़ा वाला ऐसे, एक 2 छोटा छोटा लूप है,
तो लूप ला लगा करके हम लगाएंगे एक्शन ला में आने वाले करंट को प्लस मान रहे थे तो जाने वाले करंट को माइनस मान रहे थे। इसमें प्लस किसको मानेंगे और माइनस किसको मानेंगे। तो इसको मानने के लिए दो नियम लगाते हैं, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। या तो करंट ऐसे फ्लो होगा या तो करंट ऐसे फ्लो होगा, तो ये रास्ता ना है, या तो घड़ी के दिशा में घूमेगा नहीं तो घड़ी के विपरीत दिशा में घूमेगा। तो यदि घड़ी के दिशा वाला प्लस मान रहे हैं तो उसके विपरीत वाला क्या हो जाएगा माइनस, या विपरीत वाला ही प्लस मान रहे हैं, ठीक है, तो घड़ी की दिशा वाला क्या हो जाएगा माइनस। तो मान लें इस डायरेक्शन में यदि करंट फ्लो होगा तो पॉजिटिव और इसके विपरीत ऐसे फ्लो होगा तो नेगेटिव। एक डायरेक्शन मान लेते हैं बनाते समय। इस डायरेक्शन में करंट यदि फ्लो हो तो क्या होगा पॉजिटिव और इसमें फ्लो हो तो नेगेटिव, या इसी में हम पॉजिटिव माने इसमें क्या हो जाएगा नेगेटिव, मानने के ऊपर है, ठीक है। तो हम इसमें मान लिए हैं पॉजिटिव। तब बताओ इस ब्रांच में जो करंट I1 आ रहा है कौन डायरेक्शन में है, इसमें है कि इसमें है, इसमें सर इसमें करंट कैसे जा रहा है, इसमें ना है, घड़ी के विपरीत इसमें एंटी घड़ी क्लॉक के विपरीत है, एंटी क्लॉक घड़ी के विपरीत है एंटी क्लॉक डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में यह है कि दोनों पॉजिटिव और गुना होकर के IR मतलब करंट और डिस्टेंस को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, और सिग्मा का मतलब जोड़ना है। कैसे जोड़ना है प्लस और माइनस में, तो प्लस माइनस कौन बताएगा डायरेक्शन। तो पहले इसको गुना करो तो 2 गुने I1 तो कितना होगा 2I1 प्लस हुआ कि माइनस प्लस, प्लस की डायरेक्शन में करंट है प्लस। अब इस ब्रांच पे देखो इस लूप में चल रहा है ऐसे, इस ब्रांच में कितना करंट है I1 प्लस I2, बताओ ये प्लस हुआ कि माइनस, इसी की डायरेक्शन में प्लस होगा और कितना से गुना करेंगे 6 इंटू I1 प्लस I2 प्लस। इस ब्रांच में देखो ये भी इसी की डायरेक्शन में है तो ये भी प्लस हो जाएगा 4I1 प्लस। अब इसमें देखो इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है लेकिन एक सेल का वोल्टेज है IR मतलब भी ना बताता है, तो सेल का वोल्टेज है, तो सेल के पास कितना वोल्टेज है 2, तो 2 को हम माइनस में लिखेंगे बराबर क्या करेंगे, अब माइनस क्यों करेंगे, देखो सेल का विशेष नियम यह ध्यान देना। मान लीजिए सेल है, इस सेल है, इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है ये है, ये मतलब वोल्टेज। यदि करंट इधर आता है प्लस से माइनस से फ्लो होता है करंट यदि ऐसे फ्लो होता है तो इसका जो वोल्टेज होगा वो नेगेटिव मानेंगे, और यदि करंट ऐसे जाएगा तो इसका वोल्टेज क्या मानेंगे पॉजिटिव। ये ध्यान देना है, उल्टा काम करता है। क्यों, क्योंकि जब ही सेल के द्वारा करंट का फ्लो होता है तो पोटेंशियल में ड्रॉप आता है, यानी पोटेंशियल घटता है जो ग्रेडियंट बताता है, ग्रेडियंट बताएंगे इसी में क्या पहले ही बताए होंगे या इसी में आगे बताया है, बताया जाएगा जब पोटेंशियोमीटर बताया जाएगा तब। तो जैसे जैसे करंट आगे जाता है ना सेल के द्वारा वैसे वैसे सेल का वोल्टेज घटता है, डिक्रीज होता है, इसलिए माइनस होता है। तो ध्यान देना है यहाँ पर, याद रखना है यही, यदि किसी भी सेल के द्वारा करंट पॉजिटिव से निकल रहा है इसका जो वोल्टेज होगा नेगेटिव होगा, यानी 2 वोल्ट का जो सेल है ये नेगेटिव होगा पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि प्लस से करंट निकल रहा है, तो माइनस का कर दिए 2 बराबर 0। एक क्लियर हो गया। अब एक क्लियर हो गया, नेगेटिव की तरफ जाएगा तो प्लस कर देंगे। तो देखो अब इसको सोल्व कर देना है, तो सोल्व करो 2I1 और 6I1 यहाँ गुना होकर मिलेगा, और ये 4Y1 6 और 2 8 और 4 कितना 12I1 हो जाएगा, और I2 देखो तो 6I2 ना रहेगा, 6I2 तो प्लस 6I2 माइनस 2 बराबर 0, उधर लेके चल जाओ प्लस 2 यहाँ से कॉमन लेके काट भी सकते हैं, यस छोटा हो जाएगा तो 6I1 प्लस 3I2 बराबर 2 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। इसको मान लीजिए इक्वेशन, एक इक्वेशन मिल गया I1 और I2 का। एक और इक्वेशन यदि I1 I2 की मिल जाएगा तो सोल्व हो जाएगा ना, 2 कॉमन लिए, ठीक है।
क्लियर है यहाँ तक? अब दूसरा लूप में चलेंगे, ये लिखा है ना नीचे, इस लूप में चलेंगे, ये सेल आएगा। इस लूप के मदद से एक और इक्वेशन बना लेंगे I1 I2 का, फिर हम सोल्व कर लेंगे। तो अब चलेंगे इन लूप, इसमें B C D E D इसमें चल रहे हैं। इसमें एक नियम बना ले, मान ले इसमें ऐसे करंट जाएगा तो पॉजिटिव, अब ऐसे जाएगा तो नेगेटिव, मानने के ऊपर है ना। मान लिए कि ऐसे करंट जा रहा है तो पॉजिटिव, अब ऐसे जाएगा तो नेगेटिव। अब इसमें भी वही नियम लगा रहे हैं, सिग्मा आई आर इज इक्वल टू 0। तो बताओ इस ब्रांच में करंट कितना है? I2, क्या इसी की डायरेक्शन में है? यस। पॉजिटिव होगा, और किसका रेजिस्टेंस कितना है? 2 I2 प्लस हो जाएगा, प्लस इसमें कितना है? 6 और करंट इसी की डायरेक्शन इसमें हो गया तो प्लस। गुना क्या कर रहे हैं सर? आई आर ना है, ठीक है, प्लस इस ब्रांच में देखो, इस ब्रांच में करंट इसी डायरेक्शन में है। यस, 4 ओम टू तो कितना हो 8 जाएगा? 4 I2 और फिर सेल माइनस -4 बराबर 0। इसमें प्लस लिखा था, ठीक है, हम लिख दे रहे, फिर से याद करना है। यदि करंट ऐसे जा रहा है प्लस से माइनस, तो माइनस होगा, और यदि करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे करंट जा रहा है तो प्लस होगा। अब इसको सोल्व करो तो 6I1 जो का तो रहेगा ना, 6 2 8 2 I2 और 6I2 4 12 I2 12 I2 बराबर 4। 4। यहाँ से 2 कॉमन ले लो, 3I1 होगा ना, यहाँ 6 I2 6I2, 2 उधर चला जाएगा, 2 2 कॉमन होकर 2 से भाग कर दिए। इस इक्वेशन आप तो सोल्व कर ही देगा। अब इन दोनों को सोल्व कर देना है, ये को काट देना है। करते हैं। नहीं करते, लाइट करते हैं, लाइट हम करते हैं। हम्म। पैसे और भी बजाता है।